दोस्तों हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने विजय मदन लाल मामले में चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 की धारा 45A के तहत जमानत की दोहरी शर्तों पर न्यायिक मोहर लगा दी है। शर्तों को मनमाने और कठोर होने के रूप में चुनौती दी गई थी क्योंकि वे जमानत के स्तर पर बेगुनाही की धारणा को उलट देते थे। यह निर्णय बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि जमानत देने में देरी या इनकार को हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र कुमार अंतिल बनाम सीबीआई के मामले में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में अन्याय के अपराध में एक प्रमुख कारण के रूप में पहचाना था। तो दोस्तों आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या पीएमएलए के तहत जमानत लेना असंभव सा हो गया है, पीएमएलए की धारा 45A की क्या क्या शर्तें हैं, और दोस्तों ये भी जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का पीएमएलए की धारा 45(1) पर पहले स्टैंड क्या था और अब स्टैंड क्या है। तो दोस्तों जानेंगे इसके बारे में मेरे साथ। मेरा नाम है नरेंद्र, स्वागत है आपका डिजिटली स्टडी में। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आज का क्वेश्चन है कि ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टर का गठन किस वर्ष हुआ था। अपना आंसर आप नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। पीएमएलए की धारा 45(1) के तहत शर्तें क्या क्या हैं। दोस्तों मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के उद्देश्य से पीएमएलए इनएक्ट किया गया था। आपराधिक प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत मानव प्रक्रिया स्टैंडर्ड प्रोसीजर की तुलना में अधिनियम जमानत देने के लिए एक उच्च सीमा प्रदान करता है। पीएमएलए की धारा 45(1) के अनुसार किसी व्यक्ति को जमानत या बॉन्ड पर रिहा करने से पहले लोक अभियोजक यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर को शुरू में आवेदन का विरोध करने का अवसर दिया जाना चाहिए। और दूसरा, जब आवेदन का विरोध किया जाता है तो अदालत को संतुष्ट होना चाहिए कि यह मानने के लिए उचित आधार है कि आरोपी अपराध का दोषी नहीं है और जमानत पर बाहर रहने के दौरान उसके कोई अपराध करने की संभावना नहीं है। क्या ऐसे अन्य अधिनियम हैं जो ऐसी शर्तें लगाते हैं? तो दोस्तों इसी तरह का प्रावधान अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967 की धारा 43D(5) में किया गया है, जिसके लिए अदालत को लोक अभियोजक यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर को जमानत आवेदन का विरोध करने और आरोपी को जमानत पर रिहा नहीं करने का अवसर प्रदान करने की आवश्यकता होती है। यह मानने का उचित आधार है कि आरोप प्रथम दृष्टया सत्य है। नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 की धारा 37(1) भी पीएमएलए की धारा 45(1) के समान है। इससे पहले आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधि अधिनियम 1987 यानी टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटी एक्ट 1987 यानी टाडा की धारा 2080 में भी जमानत देने के लिए समान शर्तें रखी गई थी। अब दोस्तों धारा 45(1) पर न्यायालय यानी कोर्ट की पूर्व स्थिति यानी अर्लियर पोजीशन क्या थी, यह देखें तो करतारपुर सिंह बनाम पंजाब राज्य 1994 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने टाडा अधिनियम की धारा 20(8) के तहत ट्विन रिक्वायरमेंट्स यानी जुड़वा आवश्यकताओं की वैधता को इस आधार पर बरकरार रखा था कि अदालतों को पीड़ितों के हितों को संतुलित करना होगा और समुदाय के साथ साथ अभियुक्त की स्वतंत्रता के साथ राष्ट्र की सुरक्षा भी महत्वपूर्ण है। निकेश ताराचंद शाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 के मामले में कोर्ट ने टाडा अधिनियम की धारा 20(8) और धारा 45A के शब्दों के बीच दो महत्वपूर्ण मामलों में अंतर किया था। वह धारा 20(8) टाडा अधिनियम एक सबसे जघन्य अपराध पर लागू होता है और निकेश शाह मामले में चुनौती के तहत पहले से संशोधित धारा 45(1) पीएमएलए अधिनियम के तहत अपराध से संबंधित नहीं है बल्कि केवल अनुसूची में सूचीबद्ध एक विधेय अपराध से संबंधित है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने धारा 45(1) को असंवैधानिक और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन माना और इसे रद्द कर दिया। अब दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने अब अपनी स्थिति को क्यों उलट दिया? सुप्रीम कोर्ट व्हाई हैज द सुप्रीम कोर्ट रिवर्स इट्स पोजीशन नाउ? तो निकेश शाह मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद धारा 45(1) 2018 के अधिनियम 13 के तहत संशोधित और संशोधित धारा ने पीएमएलए के तहत सभी अपराधों के लिए जमानत देने के लिए दोहरी शर्तों को लागू किया था। हाल ही में हुए विजय मदन लाल मामले में इस संशोधित धारा को फिर से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि चूंकि धारा 45 को कानून की किताब से हटाया नहीं गया था लेकिन इसे केवल असंवैधानिक माना गया था, इसलिए संसद दोष को ठीक करके प्रावधान को पुनर्जीवित करने के लिए स्वतंत्र थी। टाडा की धारा 20(8) और पीएमएलए की धारा 45(1) के बीच किए गए पहले अंतर से संबंध में विजय मदन लाल मामले में सुप्रीम कोर्ट की 3 न्यायाधीशों की बेंच ने माना कि मनी लॉन्ड्रिंग को किसी भी तरह से कम नहीं माना जा सकता है। इसमें कहा गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध का फाइनेंशियल सिस्टम
और सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री पर सीधा प्रभाव पड़ता है और इसे एक जघन्य अपराध माना जाता है। अब दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के फैसले के क्या क्या मायने निकाले जाएं ये देखें तो जब स्वतंत्र रूप से जांच की जाती है तो जुड़वा शर्तों के लिए न्यायालय को जमानत आवेदन में अभियुक्त द्वारा आपूर्ति की गई सामग्री और अभियोजन पक्ष द्वारा किए गए विरोध के आधार पर अपराधी के संभावित अपराध पर न्यायिक निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। ऐसा करने में प्रोविजंस ओवरटर्न्स द सेटल प्रिंसिपल ऑफ प्रिजम्पशंस ऑफ इनोसेंस, जो यह निर्देश देता है कि एक विचाराधीन व्यक्ति तब तक निर्दोष रहता है जब तक कि वह दोषी साबित नहीं हो जाता। इन सुरक्षा उपायों को सीआरपीसी के तहत प्रक्रिया में बनाया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हमारे संविधान में निहित उचित प्रक्रिया मूल्यों को व्यवहारिक रूप से लागू किया जा सके। दोस्तों विजय मदन लाल मामले का फैसला सुप्रीम कोर्ट की 3 न्यायाधीशों की पीठ से आता है और इसलिए निर्णायक रूप से फैसले को खारिज कर देता है। निकेश शाह मामले में सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ पीएमएलए की धारा 45(1) को बरकरार रखते हुए कोर्ट ने राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित एक्सपेडिएंसी के नाम पर जमानत देने की दोहरी शर्तों को संवैधानिक रूप से वैध बना दिया है। यह कहना गलत होगा कि ऐसी कठोर परिस्थितियों में जेल नियम बन जाता है जबकि जमानत अपवाद होती है। अब दोस्तों अंत में ईडी का गठन 1 मई 1956 में हुआ था जिसका काम था इन्फोर्सिंग इकोनॉमिक लॉ एंड फाइटिंग इकोनॉमिक क्राइम इन इंडिया, अर्थात भारत में आर्थिक कानूनों को लागू करना और आर्थिक अपराध से लड़ना है। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे अप्रिशिएट कीजिएगा, लाइक शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स।